सोचिए, एक परिवार अचानक अपने मुखिया को खोता है। बहुत ही दुखदायक स्थिति होती है वो। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। और ऐसे नाजुक वक्त में एक बड़ा सरकारी बैंक उस शोक संतप्त परिवार से कहता है कि देखो, अभी तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि अभी ग्रेजुएशन पूरी कर लो, बाद में आना, हम क्लरिकल नौकरी दे देंगे। तो एक उम्मीद जग जाती है परिवार के अंदर। एग्जैक्टली। पर 4 साल बाद जब वो व्यक्ति डिग्री लेकर वापस पहुंचता है तो वही बैंक कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अरे बाप रे, ये तो एकदम धोखा देने वाली बात हो गई, है ना? तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी कानूनी दांवपेच के दलदल में उतरने वाले हैं। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। देखिए, ये सुनने में किसी बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के आसपास ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, अक्सर सुनने में आता है ऐसा। सही बात है। एक आम नागरिक को अक्सर इस तरह के सरकारी चक्रव्यूह में ढकेल दिया जाता है जहां सब कुछ धुंधला हो जाता है। तो आज का हमारा सोर्स क्या है इस मुद्दे पर? आज का हमारा स्रोत राजस्थान हाई कोर्ट का एक बेहद ताज़ा और अहम फैसला है जो 27 फरवरी 2026 को सुनाया गया। इसका आदेश नंबर है SB सिविल रिट पिटिशन नंबर 50252021 और ये पूरा मुद्दा कॉम्पेंसेटरी अपॉइंटमेंट यानी अनुकंपा नियुक्ति का है। राइट। और इसका नतीजा हर उस व्यक्ति के लिए मायने रखता है जिसका कभी किसी दफ्तर से पाला पड़ा हो। एकदम ठीक कहा आपने। इस चर्चा का पूरा मकसद एक आम नागरिक और एक विशाल बैंकिंग सिस्टम के बीच के इस तगड़े कानूनी संघर्ष को समझना है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दुखांतिका से। मैं सुन रही हूँ। वक्त है 26 जनवरी 2015। इलाहाबाद बैंक, जो कि अब इंडियन बैंक का हिस्सा बन चुका है, उसकी जयपुर के टोंक रोड ब्रांच के मैनेजर थे विश्वरूप गोलाश। ओके। उनका अचानक निधन हो जाता है। घर में उनकी पत्नी है और उनका बेटा है विभोर गोलाश। तो आमतौर पर ऐसे हालात में परिवार आर्थिक सुरक्षा के लिए बैंक के पास ही जाता है। बिल्कुल। विभोर और उनकी माँ भी यही करते हैं और बिल्कुल तय समय के अंदर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं। अब यहाँ एक चीज गहराई से समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो बुनियादी उद्देश्य ही यही होता है कि जिस परिवार ने अचानक अपने आमदनी का एकलौता जरिया खो दिया है, राइट, उसे एक तुरंत आर्थिक सहारा मिल सके। ये कोई रेगुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं होती जहां सालों साल फॉर्म भरे जाएं और एग्जाम हो। सही बात है। इसका लॉजिक ही इमरजेंसी रिलीफ देना है। एग्जैक्टली। इसका पूरा लॉजिक उस अचानक आए आर्थिक संकट को हैंडल करना होता है। इसीलिए इस एप्लीकेशन को शुरुआती दौर में तय समय पर फाइल करना बहुत जरूरी माना जाता है। और इस केस में विभोर और उनकी मां ने बिल्कुल यही किया था। उन्होंने नियमों का पालन करते हुए वक्त पर अपनी बात बैंक के सामने रखी। तो फिर फॉर्म जमा होने के बाद प्रोसेस शुरू हुआ होगा? हाँ, फॉर्म जमा होने के बाद प्रोसेस शुरू होता है। विभोर को बैंक एक पर्सनल इंटरैक्शन के लिए बुलाता है। ओके। और यहाँ से इस कहानी में वो मोड़ आता है जो आगे चलकर इस पूरे कानूनी बवाल की वजह बनता है। ऐसा क्या हुआ इंटरैक्शन में? इंटरैक्शन के दौरान बैंक के अधिकारी विभोर को मौखिक रूप से, मतलब वर्बली, एक ऑफर देते हैं। मौखिक रूप से? हाँ। बिना किसी कागज के? बिल्कुल। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास अभी ग्रेजुएशन की डिग्री तो है नहीं, तो अगर अभी तुरंत नौकरी चाहिए तो हमें सब स्टाफ की पोस्ट पर रख सकते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लो तो हम तुम्हें क्लरिकल पोस्ट दे देंगे। ओ, तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी। सही पकड़ा। और इस वर्बल आश्वासन पर भरोसा करके विभोर 26 जुलाई 2016 को बैंक को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में उसने क्या लिखा? उस लेटर में वो साफ तौर पर बताता है कि वो अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उसे क्लरिकल पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक आम इंसान होने के नाते विभोर ने वही किया जो उसे उस वक्त सबसे ज्यादा लॉजिकल और ठीक लगा। सही कहा। उसने सिस्टम पर विश्वास किया। उसे बैंक के बड़ी अधिकारियों की बात पर भरोसा किया। लेकिन सिस्टम कैसे काम करता है, इसका एक बड़ा असूल है। क्या असूल है? कानून और सरकारी दफ्तर की दुनिया में भावनाओं या बोले गए शब्दों की अहमियत शून्य होती है अगर वो कागज पर दर्ज ना हो। बिल्कुल जीरो। हाँ, विभोर को लगा कि बैंक उसकी मदद कर रहा है, उसे एक बेहतर करियर का रास्ता दिखा रहा है, पर असल में यही वर्बल प्रॉमिस था जिसने आगे चलकर बैंक को एक हथियार दे दिया।
ये तो भाई कॉर्पोरेट एचआर के उस पुराने खेल जैसा लगता है जहाँ एक गाजर दिखाई जाती है। हाँ, कैरेट एंड स्टिक वाला हिसाब। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर कहा जाता है कि बस ये एक और सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, हम सीधा मैनेजर बना देंगे। पर वो सब हवाई बातें होती है। एग्जैक्टली कोई ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। एक आम इंसान इन दफ्तरी लोगों को भगवान की तरह देखता है, खासकर तब जब वो एक ट्रेजेडी से गुजर रहा हो। बिल्कुल, वो इमोशनल स्टेट में होता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या एक सरकारी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन को इस तरह से बिना किसी लिखित आश्वासन के काम करना चाहिए? इनकी तो एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनती है ना। बिल्कुल बनती है, और यही तो इस पूरे कानूनी विवाद का केंद्र बिंदु है। एक पब्लिक अथॉरिटी होने के नाते बैंक की एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि उनकी हर एक प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। राइट, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर बैंक का दावा था कि उन्होंने उस वक्त विभोर को सब स्टाफ का ऑफर दिया और विभोर ने उस ऑफर को लेने से मना कर दिया, तो उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए था। एग्जैक्टली तो उस पूरी बातचीत का एक पेपर ट्रेल होना चाहिए था। लेकिन रियलिटी ये थी कि सिस्टम में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं जिससे ये साबित हो सके कि बैंक ने कभी कोई फॉर्मल रिटन ऑफर दिया हो। मतलब हवा में बात करके भूल गए। कानूनी दुनिया में सिस्टम में डॉक्यूमेंट ना होने का सीधा सा मतलब यही होता है कि वो घटना ऑफिशियली कभी हुई ही नहीं। तो एक तरफ तो बैंक ने कोई फॉर्मल ऑफर नहीं दिया, और दूसरी तरफ जब विभोर ने जुलाई 2016 में उन्हें चिट्ठी लिखी कि वो ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करेगा, हाँ, तो बैंक ने उस चिट्ठी का कोई जवाब ही नहीं दिया। वेट, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया? कोई रिप्लाई नहीं, उन्होंने एक अजीब सी चुप्पी साध ली। ना हाँ कहा ना कहा, बस फाइल दबा के बैठ गए। ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और यहाँ से शुरू होता है एक लंबा इंतजार। समय निकलता जाता है, विभोर अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगा रहता है और बैंक अपनी चुप्पी में। और सोचने वाली बात यह है कि ये इंतजार परिवार के लिए आसान नहीं था। वक्त के इस चक्कर में स्थितियां और बुरी हो गईं। हाँ, और इस बीच एक और ट्रेजेडी होती है। क्या हुआ? विभोर की माँ, जो उस बैंक के एक्स एम्प्लॉय की पत्नी थी और जिनको फैमिली पेंशन मिल रही थी, उनका भी निधन हो जाता है। ओह, ये तो सच में बहुत दुख की बात है। एक परिवार के लिए ये लंबा इंतजार सिर्फ दिन गिनने जैसा नहीं होता। नहीं, ये रोज की आर्थिक और मानसिक जादोजहद होती है। बिल्कुल, और इस दूसरे झटके ने तो विभोर को और भी अकेला कर दिया होगा। हाँ, फिर आखिरकार ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद विभोर वापस बैंक का रुख करता है। कौन से साल में? वक्त था 21 जनवरी 2020। वो क्लरिकल पोस्ट के लिए ऑफिशियली अप्लाई करता है। तो फिर क्या रिस्पॉन्स आया बैंक का इस बार? शुरू में लगता है कि शायद पिछले 5 साल का इंतजार रंग लाएगा। बैंक की एक इंटरनल कमेटी उसकी फाइल देखती है और उसके हक में सिफारिश भी करती है। अच्छा, कमेटी ने अप्रूव कर दिया था? हाँ, कमेटी मानती है कि इसे अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ये फाइल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पहुंचती है। मैं समझ रही हूँ, सीनियर लेवल पर। 27 जुलाई 2020 को बैंक की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक झटके में उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। उस रिजेक्शन लेटर ने पूरे पिछले 5 साल के वर्बल आश्वासनों पर पानी फेर दिया। एकदम साफ पानी फेर दिया। बैंक ने इस रिजेक्शन के लिए 2 बहुत ही कड़े तर्क दिए थे। वो तर्क क्या थे? पहला तर्क ये था कि आवेदन में बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। उन्होंने इसको इनऑर्डिनेट डिले का लेबल दे दिया। देरी? पर उन्होंने खुद ही तो वेट करने को बोला था। हाँ, लेकिन उनका मानना था कि 2015 की मौत के लिए 2020 में नौकरी देना ठीक नहीं है। ये तो अजीब लॉजिक है। और दूसरा तर्क क्या था? और दूसरा तर्क ये था कि अब तो फैमिली पेंशनर यानी विभोर की माँ भी इस दुनिया में नहीं रही हैं। ओह, तो इसलिए अब कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी देने की कोई जरूरत ही नहीं बची। बैंक ने आगे चलकर कोर्ट में ये दलील भी पेश की कि जब विभोर को शुरू में सब स्टाफ की पोस्ट ऑफर की गई थी, हाँ, तो उसने खुद अपना फायदा देखकर उसे ठुकरा दिया था। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ बैंक का ये लॉजिक बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। हाँ, किसी ने भी इस पर सवाल उठाया होगा। ये डिले का सारा थिकरा विभोर के सर पर कैसे फोड़ा जा सकता है? विभोर ने तो 2016 में ही चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया था कि वो ग्रेजुएशन का इंतजार करेगा। सही बात है। उस चिट्ठी को लिखा में 4 साल हो चुके थे। बैंक ने 2016 से लेकर 2020 तक उस चिट्ठी का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? यही सबसे बड़ा फ्लॉ है उनकी थ्योरी में। अगर बैंक की पॉलिसी के हिसाब से 4 साल का इंतजार ठीक नहीं था, तो उन्हें 2016 में ही उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके मैटर क्लोज कर देना चाहिए था ना। बिल्कुल, वही प्रोफेशनल तरीका होता। चुपचाप बैठकर डीले को एक्यूमुलेट होने देना और फिर उसी डीले के आधार पर आवेदक को बाहर निकाल देना। तो क्या ये इनऑर्डिनेट डीले बैंक की तरफ से नहीं था? आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है, और यही तो इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और यही वो जगह है जहां ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी अपनी नाकामी को एक आम नागरिक पर थोपने की कोशिश करती है। कानूनी भाषा में इसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइलेंस कहते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव साइलेंस। हाँ, जिसे अक्सर अथॉरिटी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। जब बैंक ने 2016 के लेटर पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना कोई नोटिस भेजा और ना ही प्रोसेस को क्लोज किया, तो एक तरह से उन्होंने उस सिचुएशन को मौजूदा हालत में छोड़ दिया। मतलब उन्होंने इम्प्लिसिटली एग्री कर लिया। एकदम। उनकी ये चुप्पी असल में उनकी खुद की ओमिशन थी, यानी उनकी काम करने की चूक थी। ओमिशन। और जब फाइल दोबारा उनके सामने आई तो उन्होंने अपनी ओमिशन को छुपाने के लिए इनऑर्डिनेट डिले का एक बड़ा सा हवाला दे दिया, ताकि सारी जिम्मेदारी एप्लीकेंट पर डाली जा सके। ये तो बिल्कुल चोरी और सीनाजोरी वाली बात हो गई। और जहां तक मां के निधन की बात है, ये तो और भी जलील करने वाली दलील लगती है। हाँ, वो आर्ग्यूमेंट तो बहुत ही इनसेंसिटिव था। मां का निधन डिले के दौरान हुआ, जो कि खुद बैंक के एंड पर चल रहा था। अगर प्रोसेस पहले कंप्लीट हो जाता तो मां को ये सुकून तो मिलता कि उनके बेटे को नौकरी मिल गई है। सही बात है, उन्हें आखिरी वक्त में शांति मिलती। पर बैंक अपनी देरी का फायदा उठाकर कह रहा है कि अब तो पेंशन पाने वाली मां भी नहीं रही, तो अब जरूरत खत्म हो गई। सोचो उस आम नागरिक पर क्या बीती होगी। उसका तो पूरा सिस्टम से विश्वास ही उठ गया होगा। पहले बाप खोया, फिर इंतजार किया, फिर मां खोई, और जब मेहनत करके डिग्री लाया तो सिस्टम ने कह दिया कि बहुत देर हो गई। इस तरह के रवैये से इंसान का किसी भी संस्था से मोहभंग हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए आम लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये रही कि विभोर गुलाश ने हार नहीं मानी। उसने क्या किया फिर? वो इस लॉपसाइडेड लॉजिक के आगे झुका नहीं और उसने सीधा राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बहुत बढ़िया। और जब न्यायपालिका ने इस पूरे मामले को अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आई। जज अशोक कुमार जैन ने इस मामले की सुनवाई की और इस फैसले ने कानून की एक बेहद अहम नज़ीर पेश की। तो जब केस कोर्ट में पहुंचा तो वहां क्या हुआ? बैंक ने तो अपने वो दो बड़े लॉजिक सामने रखे होंगे, डिले और सब स्टाफ ऑफर को ठुकराने वाला पॉइंट। कोर्ट ने इन बातों को कैसे देखा? कोर्ट ने पूरे केस के फैक्ट्स को बहुत बारीक नजरिए से देखा और सबसे पहले उस वर्बल प्रॉमिस वाले गुब्बारे को फोड़ा। कैसे? बैंक बार बार कोर्ट में कह रहा था कि उन्होंने पहले ऑफर दिया और आवेदक ने मना कर दिया, पर जस्टिस अशोक कुमार जैन ने सीधा सा सवाल पूछा। क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि अगर ऑफर किया तो लिखित में कहाँ है, उसका लेटर दिखाइए, और अगर उसने मना किया तो उसने कहाँ साइन करके दिया कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए। वाह! और बैंक के पास इसका क्या जवाब था? दोनों सवालों के जवाब में बैंक के पास शून्य था। उनके पास अपनी सब स्टाफ ऑफर को साबित करने के लिए एक पत्ता भी नहीं था, मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं था। यहाँ आकर तो बैंक का अपना ही नियम उसके खिलाफ चला गया। बिल्कुल। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हमेशा आम नागरिकों से हर चीज लिखित में मांगता है, एग्जैक्टली। उनके खुद के पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था। और वो डिले वाली बात पर कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट ने डिले वाली बात पर साफ नोट किया कि विभोर ने एप्लीकेशन पहली बार बिल्कुल तय समय पर दी थी। हाँ, 2015 में ही। और वो एप्लीकेशन उसकी मां ने स्पॉन्सर की थी, जो उस वक्त जिंदा थी। बैंक ने जो 4 साल तक उस एप्लीकेशन को पेंडिंग रखा और फाइल पर बैठा रहा, उसमें एप्लीकेंट की गलती तो नहीं थी। एग्जैक्टली, उसको एप्लीकेंट की गलती नहीं माना जा सकता। और इस लॉजिक को सॉलिड बनाने के लिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम जजमेंट का हवाला दिया। ओह, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट? फैसला था जैन कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका साइटेशन है 2025 INSC 1248। ये जजमेंट इस पूरे डीप डाइव का सबसे बड़ा कानूनी एंकर है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये जैन कौशिक वाला केस क्या कहता है? ये इस चर्चा में इतना अहम क्यों है? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, जैन कौशिक केस ने पब्लिक अथॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात की है, यानी उनके संवैधानिक कर्तव्यों की। हाँ, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक पब्लिक बैंक या सरकारी दफ्तर कोई प्राइवेट ठेका नहीं है जहां किसी सेठ की अकेले की मर्जी चलेगी। सही बात है। वो स्टेट एक्टर्स हैं, उन्हें आम जनता के टैक्स के पैसों से चलाया जाता है, इसलिए उनके ऊपर एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पब्लिक फंक्शंस को तय तरीके से निभाएं। उनका हर एक फैसला फेयर होना चाहिए, लिया जाना चाहिए। मतलब वो मनमानी नहीं कर सकते, उन्हें अपने हर कदम का हिसाब रखना पड़ेगा। एकदम ठीक समझें आप। अगर एक बैंक किसी मैटर पर कोई फैसला नहीं लेता और 4 साल तक बिना किसी ठोस वजह के चुप्पी साधे रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो इस डिले को कानूनी भाषा में उनकी ओमिशन यानी उनके काम करने में हुई चूक मानी जाएगी।
और इस ओमिशन के लिए किसी आम नागरिक को सजा नहीं दी जा सकती। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तरफ बैंक का सोचना था कि सिस्टम में डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्हें उस वर्बल प्रॉमिस को निभाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, उन्हें लगा वो बच निकलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि सिस्टम में डॉक्यूमेंट का ना होना ये दिखाता है कि बैंक ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई ही नहीं। एग्जैक्टली उन्होंने ऑफर फेल होने का कोई प्रोसेस ही ट्रैक नहीं किया। उनकी चुप्पी ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर हम इन सब टेक्निकल बातों को एक साथ जोड़ें तो हाईकोर्ट यहाँ इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं, राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कोई भी व्यक्ति जाकर केबल पे मुक्का मारकर ये नहीं कह सकता कि ये नौकरी मेरा हक है, मुझे मिलनी ही चाहिए। सही कहा। लेकिन उसी सांस में कोर्ट ये बात बिल्कुल साफ कर रहा है कि भले ही ये हक ना हो, एक पब्लिक ऑफिस, एक सरकारी या अर्ध सरकारी बैंक आपसे अनफेयर तरीके से पेश नहीं आ सकता। एकदम ठीक पॉइंट पकड़ा आपने। वो अपने खुद के फेल किए हुए प्रोसेसेस का सहारा लेकर किसी भी शोक संतप्त परिवार का हक नहीं मार सकते। ये तो पूरा गेम ही पलट दिया कोर्ट ने। ये ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक है। कोर्ट के इस पूरे विश्लेषण का मूल भाव यही था कि अनुकंपा नियुक्ति उस शोक संतप्त परिवार के लिए एक आश्वासन है, एक सोलेस है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। इसे किसी एहसान या चैरिटी की तरह नहीं, बल्कि एक सिखलाई गई वेलफेयर पॉलिसी की तरह देखा जाना चाहिए, जिसमें फेयरनेस सबसे ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर बैंक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करता, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ठीक से आर्काइव नहीं करता और लेटर्स का वक्त पर रिप्लाई नहीं करता, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? वही तो। इस फैली हुई बदइंतजामी का खामियाजा उस परिवार को क्यों भुगतना पड़े जिसने सिर्फ बैंक की बात मानी? इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए कोर्ट के पास बैंक के रिजेक्शन को रद्द करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। और इस तरह आखिर में एक बहुत ही कड़क नतीजा निकलकर सामने आया। हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना आखिरी वर्डिक्ट सुनाते हुए बैंक के उस 27 जुलाई 2020 के रिजेक्शन लेटर को पूरी तरह से क्वाश कर दिया, यानी रद्द कर दिया। हाँ, रद्द कर दिया। उस एक ऑर्डर से बैंक की सारी हवाबाजी जमीन पे आ गई। इसके साथ ही कोर्ट ने बैंक को एक सख्त आदेश दिया कि आने वाले 90 दिन के भीतर वो विभोर गोलास के केस को फिर से नए सिरे से कंसिडर करें। वाह। और अगर वो निर्धारित शर्तों के हिसाब से एलिजिबल पाया जाता है तो उसे सूटेबल पोस्ट पर नियुक्ति दे दी जाए। पूरे 90 दिन का एक उल्टा टाइमर लगा दिया गया बैंक के ऊपर। ये ऑर्डर दरअसल पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल। ये एक नज़ीर पेश करता है कि जब कोई आम नागरिक अपने सटीक फैक्ट्स के साथ जस्टिस सिस्टम का दरवाजा खटखटाता है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलता है। सही बात है। भले ही वो सामने वाली संस्था कितनी भी विशाल, कितनी भी पुरानी और कानूनी दांवपेच में माहिर क्यों न हो, एक पॉइंट आता है जहां उनको कानूनी तर्क और फेयरनेस के आगे अपना फैसला बदलना ही पड़ता है। हाँ, कानून सबके लिए बराबर है। ये जजमेंट उस अहंकार को तोड़ता है जो कभी-कभी पब्लिक अथॉरिटीज में पनप जाता है कि हमने जो कमेटी में बैठकर फैसला ले लिया वही पत्थर की लकीर है। सच में इस चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है कि सिस्टम चाहे कितना भी बड़ा, सस्ता और उलझावा क्यों ना हो, और चाहे वो कितना भी लंबा इंतजार क्यों ना करवाए, लेकिन अगर किसी के पास फैक्ट्स हैं, पेपर ट्रेल है, उनकी नीयत साफ है और उन्होंने समय पर प्रोसेस को फॉलो किया है, तो एक न एक दिन व्यवस्था को झुकना पड़ता है। एकदम ठीक कहा आपने। ये कहानी पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ चलने वाली हर उस अकेली लड़ाई को एक नई ताकत देती है। ये दिखाती है कि सरकारी चुप्पी के आगे हार मान लेने की जरूरत नहीं है। सही मायनों में ये अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी की एक बड़ी जीत है। बिल्कुल जीत है। और ये सिर्फ बैंकों के लिए नहीं, बल्कि हर एक सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए सीखने वाली बात है। उन्हें अपने इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना ही होगा। सही कहा। वर्बल आश्वासन देकर सामने वाले को लटका देना और बाद में भूल जाना अब किसी ब्यूरोक्रेटिक बैड इंतजामी का एक्सेप्टेबल हिस्सा नहीं बन सकता। अगर वो अथॉरिटी में है तो उन्हें हर कदम का रिकॉर्ड रखना होगा और समय पर जवाबदेह होना पड़ेगा। इन सब गहरे तथ्यों पर गौर करते हुए हम एक सोच विचार करने वाले सवाल पर आज की चर्चा को विराम देते हैं। जरूर। इस पूरे केस में सबसे बड़ी समस्या शुरू कहाँ से हुई थी? उस एक वर्बल प्रॉमिस से? हाँ, उस एक मौखिक आश्वासन से जो एक बड़े अधिकारी ने बिना किसी लिखित सबूत के दे दिया था। अब जरा इस बारे में सोचिए। हमारी और दूसरे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो कोई दफ्तर हो, आम बैंक हो, सरकारी डिपार्टमेंट हो, या फिर उनका खुद का ऑफिस क्यों ना हो। सही कहा, ऐसे कितने ही वादे सिर्फ बोलकर किए जाते हैं जिनका किसी फाइल में या किसी कागज पर कोई वजूद नहीं होता। हमें कितनी बार कहा जाता है कि अभी ये फॉर्म छोड़ दीजिए, हम अपने आप देख लेंगे,
या फिर अभी इस पोस्ट पर काम कर लीजिए, अगले साल पक्का प्रमोशन दे देंगे। एग्जैक्टली। अगर किसी आश्वासन का कागज पर वजूद ना हो तो कानूनी नजर में क्या वो कभी था ही नहीं? ऐसी दुनिया जहां हर शब्द का हिसाब किताब न रखा जाए, वहां एक आम नागरिक अपने हक, अपने विश्वास और अपने सच को किसी पब्लिक अथॉरिटी के सामने आखिर कैसे बचा पाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।